जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनीष शुक्ला लेकर के आया हूं आपके पास एक शानदार सी वीडियो, जिसमें आज हम लोग महज 15 मिनट के अंदर यह समझने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं और उसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है। इन सारी चीजों को अपन समझने वाले हैं, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपके पास एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और वो कॉन्सेप्ट है आपके सामने वैलेंसी का, यानी संयोजकता का। आपको मैं बताऊं संयोजकता होती क्या है। तो किसी परमाणु द्वारा, किसी एटम के द्वारा किसी दूसरे एटम के साथ, किसी एटम द्वारा किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ने की क्षमता, या यूं कह दे हम संयोग करने की क्षमता, संयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। या दूसरी बात यहीं पे हम इसको बोल दें इंग्लिश में कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी हम लोग वैलेंसी के नाम से जानते हैं, पक्का। अब इस वैलेंसी को अपन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन से जुड़ने के आधार पर। तो बात हुई कि कोई एलिमेंट अपने साथ जितने हाइड्रोजन जोड़ सकता है वही उसकी संयोजकता होती है। सपोज करेंगे NH3 में नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, इसका मतलब नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी? 3। अगर हम बात करते हैं CH4 में, तो इस कार्बन से 4 बार हाइड्रोजन जुड़ा है, तो कार्बन की संयोजकता 4। मैं बात करूं PH3 जिसको हम लोग फॉस्फीन गैस कहते हैं, और इसमें फास्फोरस से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो फास्फोरस की संयोजकता कितनी हो गई? 3। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन के बेसिस पे हम लोग संयोजकता फाइंड आउट कर सकते हैं। अगली बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। किसी परमाणु से जितने ऑक्सीजन परमाणु जुड़े होंगे वही उसकी संयोजकता हो, उसकी 2 गुनी उसकी संयोजकता होगी। यानी कि अगर मैं बात करूं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं। इसका मतलब क्या कि इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन का 2 गुना कितना बनेगा सर? 4। यानी कार्बन की संयोजकता कितनी है यहां पे? 4। कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन जुड़ा है कार्बन से, तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी सर? 2। बात समझ पा रहे हैं? इसके अलावा और आप लोग ले सकते हैं जैसे NO2, तो इसमें नाइट्रोजन की संयोजकता आपको निकालनी है, तो ऑक्सीजन की संख्या का 2 गुना, 2 ऑक्सीजन है, इसका 2 करेंगे 4, यानी नाइट्रोजन की यहां संयोजकता कितनी है? 4। ये पैटर्न होगा ऑक्सीजन के बेसिस पे। अगला एक और ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन। हैलोजन के बेसिस पे, हैलोजन को हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के रूप में देखते हैं। इनके बेसिस पर भी संयोजकता वैसी ही होगी जैसे हाइड्रोजन के लिए होती है। जैसे मैंने कहा कि PCl3, कितने क्लोरीन जुड़े हैं फास्फोरस से? 3। इसका मतलब फास्फोरस की संयोजकता कितनी है? 3। अगर मैं आपसे कह दूं PCl5, इसमें फास्फोरस से 5 क्लोरीन जुड़े हैं, इसका मतलब फास्फोरस की संयोजकता कितनी है? 5 है। बात समझ गए? तो ये संयोजकता का एक बेसिक था, और इसके आधार पे और भी हम बातें बता सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम बात करें, अगर किसी शेल में, किसी एटम में आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी कंडीशन में यही नंबर उसकी संयोजकता हो जाता है। जैसे सोडियम की संयोजकता कितनी होगी सर? 1। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होगी सर? 3। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होगी सर? 2। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होगी सर? 2, है ना, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, कैल्शियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, एल्युमिनियम के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन आता है, सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। अगर हम बात करते हैं कि कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है,
तो यही नंबर उसकी संयोजकता हो जाएगी। जैसे कार्बन की संयोजकता कितनी होगी सर 4, सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होगी 4। ये संयोजकता फाइंड आउट करने का एक तरीका है, इस आधार पे आप संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं। सर अगर वैलेंस सेल में, जो आउटर मोस्ट सेल में है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो हम 5 में से इस नंबर को घटा करके उसकी संयोजकता बताते हैं। जैसे कोई परमाणु है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना 2 और 5, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 संयोजकता हम नहीं बताएंगे, उसको 8 में से माइनस करेंगे और वो उसकी संयोजकता हो जाएगी। इस प्रकार से हम संयोजकता को फाइंड आउट करते हैं। जब आपने संयोजकता को देख लिया, तब यहां से एक दूसरा टॉपिक आ जाएगा, रासायनिक आबंध का निर्माण। और रासायनिक आबंध का निर्माण क्यों होता है, तो सबसे पहली चीज, कोई भी एटम सेटल होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए वह अपने आउटर मोस्ट सेल में, जिसे हम लोग वैलेंस सेल भी कहते हैं, वैलेंस सेल भी कहते हैं, संयोजी कोश हिंदी में कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना होना चाहिए सर 8 होना चाहिए। इस 8 के रूल को प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। बनाने के 2 तरीके निकल के आते हैं, या तो वह उसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और अगर एक डोनेट करेगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेनर भी होगा। तो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से या इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से ऑक्टेट पूरा करता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। जबकि दूसरी चीज आती है, इसमें दूसरा तरीका हो सकता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस बेसिस पे जो बॉन्ड बताए गए हैं, इस बेसिस पे जो बॉन्ड बताए गए हैं, वो ये 5 प्रकार के बॉन्ड बताए गए हैं। सबसे पहला आपके सामने है, ऑन द बेसिस ऑफ एटम। अगर कहीं पे हमको अणु का निर्माण करना है, तो उस अणु के निर्माण में हमें परमाणुओं को जोड़ना होगा। तो उन परमाणुओं के बीच में ये 3 तरीके के आबंध हो सकते हैं। एक को बोला गया वैद्युत संयोजी, एक को बोला गया सह संयोजी, और एक को बोला गया धात्विक बंध। जो वैद्युत संयोजी बंध होता है वह जनरली धातु और अधातु के बीच में कार्य करता है, धातु और अधातु के बीच कार्य करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है। जबकि सह संयोजी जो होता है वह अधातु अधातु के बीच बनता है, अधातु अधातु के बीच बनता है। और जो धात्विक बंध होता है यह 2 धातुओं के बीच बनता है, यह 2 धातुओं के बीच बनता है। 2 धातुओं के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक बॉन्ड कहते हैं। वॉन्डरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं कि 2 यौगिकों के बीच में, 2 यौगिकों के बीच में बनने वाले बॉन्ड को वॉन्डरवॉल फोर्स कहते हैं। 2 यौगिकों के बीच, 2 यौगिकों के बीच, 2 यौगिकों के मध्य, 2 यौगिकों के मध्य बनने वाला बॉन्ड वॉन्डरवॉल फोर्स कहलाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है सर, हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली जिसके बीच बनेगा तो उसमें एक हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा जो परमाणु होगा वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी अति विद्युत ऋणात्मक, अति विद्युत ऋणात्मक एटम के साथ यह बनाएगा। सर जैसे जल में क्या होता है आप देखते हैं, H2O है ना, ये जल की संरचना है, ये H2O है। और इस जल में ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो है, आपको एक सीक्वेंस याद रखना है, फोन क्लेबर। फोन क्लेबर में F माने फ्लोरीन, O माने ऑक्सीजन, N माने नाइट्रोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ये सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद क्लोरीन। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्या होती है, बराबर होती है। तो इसके बीच में कहीं कहीं आपको इस तरह से साइन दिख जाएगा कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्या होती है, बराबर होती है। अब जैसे मान लीजिए इसके साथ दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ना है तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करती है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग 3 डॉटेड लाइन से दिखाते हैं।
3 डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर कौन जुड़ेगा सर, ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया और ये दूसरा हाइड्रोजन। तो इस वाटर मॉलिक्यूल और इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो ये बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दिया। इसे 3 डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है। तो इतनी बातें आपको मेनली याद रखनी है। इसके अलावा हम लोग इसमें और बात करेंगे रेजोनेंस वगैरह को लेकर के। रेजोनेंस की बात होगी, इसमें रेजोनेंस की बात होगी, बल आघूर्ण की बात होगी। ये सारी बातें हम लोग क्लास के अंदर और अधिक करने वाले हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस चार्ट से आता है कि कोई चीज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी संरचना कैसी होती है। BF3 कहीं लिखा है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो इसको आपको याद करना है, कैसे याद करना है सर, कि अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। सर बॉन्ड पेयर क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोन पेयर क्या है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और जोड़े में है। सर जैसे अगर हम बात करते हैं NH3 में, ध्यान से सुनना, तो यहां पर नाइट्रोजन है जिसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, नंबर होता है 7, 2 और 5, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, जबकि बाकी इलेक्ट्रॉन 3 ऐसे रहते हैं जो अलग अलग हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जुड़े रहते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। नॉन बॉन्डिंग कौन है, ये नॉन बॉन्डिंग है, जो कि लोन पेयर के रूप में है। तो ऐसे को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हम काउंट कर सकते हैं। अब जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर को देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन को देखेंगे तो ये रहा कार्बन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन रहा। अब इस ऑक्सीजन को हम देखेंगे तो नंबर होता है इसका 8, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना 2 और 6। बाह्य कोश में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के केस में ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये दोनों लोन पेयर है। इस ऑक्सीजन में भी सेम कंडीशन बनेगी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और ये जो 2 बच्चे हैं लोन पेयर हैं। तो इस आधार पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक लाइन में दिख रहा है, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग लीनियर स्ट्रक्चर कहते हैं। और लीनियर स्ट्रक्चर का जो मान होता है एंगुलर बॉन्ड एंगल, वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। एक 3 का ट्राइगोनल प्लेनर होता है, जिसमें सेंटर एलिमेंट ये है और इसके साथ 3 फ्लोरीन मान लीजिए जुड़ा है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है, जैसे पंखे के एक पंखी से दूसरी पंखी के बीच में गैप कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से इसको BH3 या AlBr3, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो आपको ये चार्ट याद रख लेना है। ठीक है, कितने तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं सर, कितने तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे मैंने सबको लिखने का प्रयास किया है आपके सामने, 3 वाले के लिए, 4 वाले के लिए, 5 वाले के लिए, 6 वाले के लिए, सबके लिए लिख दिया है। अगर AX2 टाइप का है, मतलब एक सेंटर एटम है उसके साथ 2 अन्य एटम जुड़े हैं, तो वो एक लाइन में बनेगा और लीनियर बनाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऐसा है AX2 और जिसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वो ऐसा दिखाई देगा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, जल है, OF2 है, इसको बेंट शेप कहते हैं। फिर एक आता है AX3 वाला, AX3 की दूध कंडीशन बनती है। एक केवल AX3 होगा, जबकि एक में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन में अगर केवल AX3 है तो इसका ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, एक प्लेन में 3 भुजाएं। और अगर AX3 है और एक लोन पेयर है तो यह अमोनिया जैसी संरचना बनेगा, और ये बॉन्ड एंगल लगभग 107 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, तो ये अमोनिया और PCl3 इसके एग्जाम्पल है। ऐसे ही आपको ये याद कर लेना है और डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आई क्या? तो यहां से इतनी बातें आपको तैयार कर लेनी है। फिलहाल हम लोग इसका डिस्कशन, इसके क्वेश्चंस, इसके आधार पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं 50, 60, 70, इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। अभी इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।